कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। सिद्धारमैया पहले से दिल्ली में है और डीके शिवकुमार भी आज दिल्ली पहुंचे। दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात की। पहले डीके शिवकुमार ने खड़गे से मुलाकात की और फिर सिद्धारमैया मिले। दोनों की मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं धोखा नहीं दूंगा और न ही ब्लैकमेल करूंगा। ममता बनर्जी के विपक्षी एकता वाले बयान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी, उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और दूसरे सियासी दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों में कांग्रेस को समर्थन देने की पेशकश की है जहां कांग्रेस मजबूत है, बशर्ते पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। यह मेला देश भर में 45 जगहों पर लगाया गया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 13 अप्रैल को 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए थे। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला का पहला फेज लॉन्च किया था और 2023 के आखिर तक 10 लाख भर्तियां करने का वादा किया था। जानवापी की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। हिंदू पक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। वाराणसी कोर्ट में याचिका आज ही दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने से पहले याचिका देने वाली 4 महिलाओं ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए थे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग सिर पर चादर रखकर मंदिर के गेट में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देते हैं। इस बीच बहस शुरू हो जाती है। बाद में उन्हें वापस लौटना पड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये तीनों उमेश पाल की हत्या के बाद से यानी 81 दिन से फरार है। पुलिस को आशंका है कि ये विदेश भाग सकते हैं। दूसरे देशों की जांच एजेंसियों की मदद से भी इनकी तलाश की कोशिश की जाएगी। एसटीएफ की टीम इन तीनों की तलाश में महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में अब तक छापेमारी कर चुकी है। शाइस्ता पर 50,000 और गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख का इनाम है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी में भी नजर आए थे। वाराणसी की मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना की जमीन पर कब्जा करने गई पुलिस प्रशासन की टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों पर गांव वालों ने पथराव किया। हंगामा बढ़ा तो बेकाबू गांव वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घंटों तक अफरा तफरी मची रही। दरअसल मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के खिलाफ कई गाँवों के किसान करीब 2 दशक से विरोध कर रहे हैं। कई बार किसानों ने महापंचायत बुलाई है। पाकिस्तान में जारी सियासी बवाल के बीच इस्लामाबाद से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम आगे बढ़ी। पुलिस वालों को देखकर वो फौरन गाड़ी से उतरे और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट परिसर में भाग लिए। दूसरी तरफ लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में 19 मई को पेश होने को कहा है। इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट केस सहित कई मामलों में फिलहाल जमानत पर है। पहली तस्वीर सूखे कुएं वाले भारत की है और दूसरी तस्वीर स्विमिंग पूल वाले आधुनिक भारत की है। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां आप अपनी मर्जी से तो शायद कभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज हमारी ये जिद है कि आपको हमारे साथ यहां चलना ही पड़ेगा, भले ही बाद में आप अपना टीवी बंद कर दीजिएगा। ये जगह है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जहां लगभग 200 परिवार रहते हैं और इन लोगों के पास अब इतना पानी भी नहीं बचा कि ये दिन में 2 वक्त का खाना बना सकें और अपनी प्यास भी बुझा सकें। ये गांव नासिक के जिस तालुका में है उसे पेठ कहते हैं और इस तालुका में ऐसे लगभग 200 गांव हैं और हर गांव की स्थिति
लगभग एक जैसी है। इन गांवों में ज्यादातर कुएं भीषण गर्मी की वजह से अब अपना दम तोड़ चुके हैं, जबकि इनमें से कुछ अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और इन कुओं में अब चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है। ये तमाम महिलाएं जो अभी आप देखेंगे इस 70 फीट गहरे कुएं में नीचे उतरकर मुश्किल से एक बाल्टी पानी भी निकाल नहीं पाती। देखिए आप, ये महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं और इन महिलाओं का वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र में, इस चुनाव में, जितना स्विमिंग पूल वाले लोगों का है। और कई बार तो ऐसा होता है जब घंटों तक इन गांवों के लोग ऐसे ही प्यासे रहते हैं क्योंकि पानी नहीं होता। लेकिन विडंबना यह है कि इन लोगों की हमारे देश में ना तो कोई बात करता है, ना ही कोई इनकी सुनता है, जबकि ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है। ये खाली बर्तन जो आपको आज दिख रहे हैं, ये इनके खाली जीवन के जैसे हैं, जिनमें उम्मीद की कोई किरण तक नहीं है, उम्मीद की एक बूंद नहीं है। महाराष्ट्र में इस समय छोटे बड़े लगभग 18,000 गांव ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी की वजह से पानी का यह संकट बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। और अगर हम ये मान लें कि हर गांव में औसतन 500 लोग भी रहते हैं, तो इस हिसाब से 18,000 गांवों के 75 लाख लोग इस समय बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह आंकड़ा भी सिर्फ एक राज्य का है। वर्ष 1951 में भारत में सिर्फ 1% गांव ऐसे थे जहां पीने के पानी की समस्या थी, जहां पीने के पानी की कमी थी। लेकिन अब यह आंकड़ा 30% तक हो चुका है। आधिकारिक रूप से देश के 87,000 गांव और अनौपचारिक रूप से देश के लगभग 1.5 लाख गांवों में इस समय पानी की कमी है। और इस बात को आप कुछ और तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के एक गांव की हैं, जहां लोग इस तरह मिट्टी वाला गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। और ये तस्वीरें देखकर आज आपको दुख तो बहुत होगा, लेकिन इस बात की खुशी भी होगी कि इन तस्वीरों में आप नहीं हैं, आपका परिवार नहीं है, इन तस्वीरों में आपके बच्चे नहीं हैं। सोचिए, इस महिला की जगह अगर आप होते और इस बच्चे की जगह अगर आपका बच्चा होता, इस परिवार की जगह अगर आज आपका परिवार होता, तो क्या होता। इस तस्वीर को देखकर आपने अभी से ही भगवान को शुक्रिया कहना शुरू कर दिया होगा। भगवान के शुक्रगुजार आप अभी से हो गए होंगे। ये शुक्र है कि भगवान ने आपको ये जीवन नहीं दिया, जबकि आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं। आप भी इसी लोकतंत्र में, इन्हीं चुनावों में आप भी वोट डालते हैं और ये लोग भी वोट डालते हैं। आप भी एक वोट डालते हैं और इनका भी वही एक वोट है। हमारे देश के जो लोग शहरों में रहते हैं और नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल करते हैं या ग्लास में बचा हुआ पानी बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, आज ऐसे तमाम लोग इन ग्रामीण महिलाओं से एक बाल्टी पानी की कीमत समझ सकते हैं। और असल में इस जल संकट में भारत का असली जनतंत्र भी छिपा हुआ है। तो ये दो भारत हैं। एक शावर वाला भारत है जिसमें लोग शहरों में शावर लेते हैं और एक व्यक्ति सिर्फ नहाने के लिए कई कई सौ लीटर पानी खर्च कर देता है। और दूसरा भारत भी आपके सामने है। दोनों एक ही देश के नागरिक हैं, दोनों एक ही चुनाव में वोट डालते हैं और दोनों के वोटों की जो वेटेज है वो भी समान है। भारत के लोग कुल 4 वर्गों में बटे हुए हैं। आज हमने भारत के लोगों को 4 वर्गों में बांटा है आपके लिए, ताकि आपको ये कहानी और सरलता से समझ में आए। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये लोग जो अभी आपने देखे, जिन लोगों को हर दिन ये चिंता सताती है कि उनके घर में शाम को पानी कहां से आएगा। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश की आबादी में लगभग 20% है, 20%। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो गांवों से कस्बों और शहरों में आ गए हैं और शहरों में इस तरह के टैंकर से उन्हें पानी लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें घर में तो पानी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आसपास मोहल्ले में टैंकर आ जाता है और टैंकर्स के जरिए वो पानी लेते हैं। और इस दौरान इन लोगों के बीच बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये शहरी लोगों की कहानी है जो इस समय आपके पास है। दूसरा वर्ग ये है, पानी के लिए इन्हें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। पानी आसान नहीं है। बहुत जगहों तो बहुत मोहल्लों में लड़ाइयां हो जाती हैं पानी के ऊपर।
लेकिन आपने देखा होगा शहरों में तो लड़ाई होती है, लेकिन गांव में जहां कुएं सूख चुके हैं वहां आपने किसी को पानी के लिए ऐसा झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा जैसा कि शहरों में होता है। वहां पानी भले ही कम हो, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। और इस दूसरे वर्ग में देश का लोअर मिडिल क्लास आता है, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे देश की लगभग 70% जो आबादी है वो इसी वर्ग में आती है जो इस समय आपके सामने है। ये भी पानी के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। अब तीसरा वर्ग देखिए, तीसरे वर्ग में वो लोग हैं जिन्हें पानी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई लाइन में नहीं लगना। 24 घंटे पानी उनके घर में आता है, पानी का कनेक्शन उनके घर में लगा हुआ है, जब चाहे जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वर्ग के लोग शावर में नहाते हैं, और इस वर्ग के लोग जब शेव भी करते हैं तो वॉश बेसिन में पानी को ऑन करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। इतनी जहमत भी नहीं उठाना चाहते कि नल को उन्हें बंद करना पड़े या फिर से चलाना पड़े। वो कभी नहीं गिनते कि उन्होंने कितना पानी खर्च किया है। और इन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में पानी के संकट जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। और इस वर्ग की आबादी हमारे देश में लगभग 9% है, जिसे आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग कह सकते हैं। ये लोग वो हैं जो बड़े बड़े शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, और पानी को लेकर कभी ये सोचते भी नहीं। इनके जीवन में पानी की चिंता करना लिखा ही नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत लेकर आए हैं। चौथे वर्ग में वो नेता आते हैं जिन्हें आप अपना वोट देकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और ये नेता स्विमिंग पूल वाले बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। लेकिन इनकी आबादी हमारे देश में शायद 0.05% से भी कम है। लेकिन इनके जो बड़े बड़े बंगले होते हैं ये असल में उसी जनता की मेहरबानी से आते हैं जो जनता खुद पानी के लिए लाइनों में लगी हुई है, जो जनता खुद एक लोटा पानी लेने के लिए कुएं के अंदर उतर रही है। उस जनता का वोट पाकर ये नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और जिन बड़े बड़े लोगों पर इन नेताओं की मेहरबानी होती है वो लोग पैसा कमाते हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, स्विमिंग पूल्स बनाते हैं अपने घरों में। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिन लोगों के वोट से हमारे देश के नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं वो इस देश के 99% लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके वोट की ताकत इन नेताओं के तो काम आती है। इन नेताओं के स्विमिंग पूल के पीछे उन लोगों के वोट की ही ताकत है, लेकिन इससे उन गरीब लोगों को कुछ हासिल नहीं होता। जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन होता है उन्हें हमारे देश के नेता मुफ्त पानी देने का वादा करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल हमारे जो नेता हैं वो लोगों को मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली का झांसा देते हैं, वादा करते हैं कि आप पानी लीजिए, जितना चाहे बर्बाद कीजिए, आपके घर में पानी का बिल नहीं आएगा, आपके घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, सब मुफ्त। उसके बदले में हमें वोट दे दीजिए। जिन्हें टैंकर की लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है उन्हें हमारे देश के नेता ये वादा करते हैं कि उनके घर तक बहुत जल्द जो है पानी का कनेक्शन आ जाएगा, नल जल की सुविधा देने का वादा किया जाता है कि आपको बस ये आखिरी बार है जब आपको टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद अगर हमारी अगली बार सरकार बन गई तो पानी आपके घरों तक आएगा। और जिन लोगों के गांव में कुएं सूख चुके हैं उन्हें हमारे देश के नेता गांव में पानी लाने का वादा करते हैं। और इस तरह ये 99% लोग अपना वोट इन नेताओं को हर 5 साल के बाद देते चले जाते हैं, जिससे हमारे देश के नेता तो स्विमिंग पूल वाले भारत के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन जो असली भारत है वहां लोगों को सूखे कुएं में ही आज भी पानी ढूंढना पड़ता है, और ये इस देश के लोकतंत्र का कड़वा सच है। तो आपने देख लिया 99% जो लोग हैं उनका जीवन क्या है। 99% लोग को अगर आप अलग अलग वर्गों में बांटेंगे तो उन्हें अलग अलग वादों से लुभाया जाता है। किसी को बिजली पानी का बिल माफ चाहिए, किसी को अपने घर में पानी का कनेक्शन चाहिए, और किसी को इतने में ही संतोष हो जाता है कि उसके गांव तक किसी तरह एक बाल्टी पानी ही पहुंच जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों का वोट लेकर स्विमिंग पूल वाले भारत की नागरिकता ले लेते हैं। एक और कड़वा सच ये है कि एक स्विमिंग पूल में औसतन 18 से 20 हजार गैलन पानी होता है। 18 से 20 हजार गैलन पानी का मतलब है 67 से 75 हजार लीटर पानी। हर इंसान को प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और इस हिसाब से एक स्विमिंग पूल जितना पानी 18 से 20 हजार लोग
या 40 से 50 हजार गांवों के लोगों की प्यास बुझा सकता है, उतना पानी खर्च होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के करोड़ों लोगों की किस्मत में पानी भी बूंद बूंद करके ही लिखा हुआ है। अपनी किस्मत वो ऐसी ही लिखवा के लाए हैं कि उन्हें जब पानी मिलेगा भी तो बूंद बूंद करके ही मिलेगा। आज हमारे देश में नेता मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा करके चुनाव तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह पानी का संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है, उससे एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पैसा देकर भी पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जेब में अगर बहुत पैसा भी होगा तब भी पानी आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग गंभीरता से कभी इन विषयों को लेते नहीं हैं, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 72 वर्षों में भारत में ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और देश के 700 में से 256 जिलों में पानी अब एक खोज बन चुका है। और आज आप पानी की अहमियत को इन 2 लाइनों में भी समझ सकते हैं। पानी क्या है? आपके बड़े बुजुर्गों ने जिस पानी को नदियों में देखा, आपके माता पिता ने उसी पानी को कुएं में देखा, हमारी जनरेशन के लोगों ने उसी पानी को नल में देखा और अब हमारे बच्चों ने उसी पानी को बोतल में बंद होते देखा। लेकिन अब जब बच्चों के बच्चे आएंगे, जब अगली पीढ़ी आएगी, वो बच्चे कहां देखेंगे? उन्हें शायद बोतल में भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि आज से कई वर्षों के बाद पानी सिर्फ एक कहानी बन जाएगा और इस कहानी में पानी पर पहला हक नेताओं का होगा और यही नेता उसके बाद तय करेंगे कि जनता को यह पानी कैसे बांटा जाए। और यही हमारे लोकतंत्र की असली लेकिन कड़वी सच्चाई है। इस लोकतंत्र को आप इस खबर से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश के लोगों ने पानी को कैसे देखा। पहले नदियों में देखा, उसके बाद कुओं में देखा, फिर नल में देखा और अब आज की जो पीढ़ी है ये पानी को बोतलों में देख रही है। जो पानी नदियों में बहा करता था अब वो बोतलों में बंद है। अब देखिए, जब ये सब होता है हमारे देश में, लोगों में निराशा आ जाती है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार। देखिए, बिहार में इस समय लोग काबा का नहीं बल्कि एक बाबा का नाम जप रहे हैं और इन बाबा का नाम है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस समय पटना में 5 दिन की हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं और इस कथा में प्रतिदिन 10,000, 50,000 या फिर 1 लाख लोग शामिल नहीं हो रहे, बल्कि इसमें हर दिन 10 लाख लोग शामिल हो रहे हैं। 10 लाख। ऐसी गर्मी में जब बाहर अगर आप निकलेंगे, टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर है इस समय तापमान। ऐसे में 10 लाख लोग कहीं इकट्ठा हो जाएं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इस कथा के आयोजन की वजह से पटना में सड़कों पर कई किलोमीटरों के लंबे जैम लगे हुए हैं, ट्रैफिक जैम। और लोग जो वहां पर गए हैं गर्मी की वजह से, तबीयत बिगड़ने के बाद भी वहां पंडाल में अपनी जगह छोड़कर वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं है। उन्हें वहीं बैठना है, चाहे कितनी गर्मी हो, भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन करने हैं। तो अब आप खुद सोचिए, ये लाखों लोग कौन है जो भीषण गर्मी में तबीयत बिगड़ने के बाद भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस पंडाल को और इस कथा को छोड़कर जाना नहीं चाहते, चाहे कुछ हो जाए। और इन लाखों में कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां हैं और इन बच्चों की स्थिति ऐसी है कि कई बच्चे तो बुखार में तप रहे हैं, लेकिन इनके माता पिता इस कथा में आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक रहना चाहते हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पंडाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जगह से उठने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी पंडाल में अपना स्थान छोड़ा तो उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाएगा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस कथा वाचन में ऐसा क्या खास है कि लाखों लोग तमाम दुख और कष्ट उठाकर भी यहां से जाना नहीं चाहते, चाहे तबीयत खराब हो जाए, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ रही है। यह अपने आप में एक पहेली है, क्योंकि आप जानते हैं यह आज का जमाना है। आज किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। अगर आप खुद मुसीबत में फंस जाएं तो आपको मुसीबत में काम आने के लिए कितने लोग, कितने दोस्त, कितने रिश्तेदार आएंगे। शायद आपके रिश्तेदारों के लिए भी समय नहीं होगा, वो भी आपसे कह देंगे कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता।
मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आज का वो टाइम है जब नेताओं को देखने के लिए कभी इतनी भीड़ नहीं आती, अभिनेताओं को देखने के लिए सिनेमा घर में इतनी भीड़ नहीं आती, तो फिर इस बाबा को देखने के लिए लोग कैसे पहुंच रहे हैं? और यही एक बाबा नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, धर्म गुरुओं के दरबारों में आजकल लाखों की भीड़ लगती है। तो असल में ये वही लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र में नेताओं की कृपा नसीब नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो किलोमीटरों तक चलकर सूखे कुएं में नीचे उतरकर पानी की तलाश कर रहे थे। ये वही लोग हैं, ध्यान से देखिएगा आप। और जब ये हर तरफ से हार गए, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, जब पानी की कोई बूंद नहीं बची, तो इन लोगों के पास आखिरी उम्मीद और कृपा के रूप में चमत्कार की उम्मीद ही बचती है। और इस चमत्कार की उम्मीद में ये लोग पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास आते हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री में इन्हें वो चमत्कार दिखाई देता है जो इनकी किस्मत को बदल देता है, जो ये खुद भी नहीं जानते कि हमें ये किस्मत क्यों नसीब हुई है। हमारे देश में वही लोग बाबाओं के पास जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जिन्हें ये उम्मीद होती है कि उनके जीवन में ये धर्म गुरु जो है कोई चमत्कार बनकर आएंगे और उन्हें सूखे कुएं वाली जिंदगी से स्विमिंग पूल वाला जीवन रातों रात मिल जाएगा। ये वही उम्मीद है, वही आस्था है जो आपको इस भीड़ में दिखाई देगी। इस भीड़ में जो लाखों लोग हैं, इनकी आंखों में उसी चमत्कार की उम्मीद है। ये यहां इसीलिए आए हैं, ये बताने के लिए कि अब हम ये जीवन जीते जीते थक चुके हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि स्विमिंग पूल वाले घरों में जो लोग हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हमने नहीं किया। हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हमारे घर में स्विमिंग पूल क्यों नहीं है? हमें पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? हमारे देश में नेताओं की रैलियों से लेकर किसी बड़े अभिनेता के कार्यक्रम में भी इतने लोग नहीं आते, लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आई लाखों की भीड़ ने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया है। लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कथा वाचन को अब राजनीतिक रंग भी मिल गया। अब आप सोचिए, जब लाखों लोग किसी जगह इकट्ठा हो जाएं तो राजनीति में उन लोगों का प्रयोग होना तो हमारे देश में लाजमी है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब नेता, नेताओं का मतलब वोट। और जहां 10 लाख वोट सामने दिखाई दे रहे हों उस जगह से नेता दूर कैसे जा सकते हैं? सोचिए, ये 10 लाख वोटों का भंडार है। ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये 10 लाख वोटों के ऊपर बैठे हैं, इनके पास 10 लाख वोटों की चाबी है। और नेता अगर यहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से खुद को अलग रखा है धर्म के आधार पर, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी इनसे मिलती नहीं है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के भी वोट चाहिए। वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और लालू यादव की पार्टी आरजेडी धीरेंद्र शास्त्री के इस कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध कर रही है। तो जो सत्ता में 2 पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, ये दोनों ही इनके खिलाफ है। जबकि बीजेपी को इस कथा में आई लाखों लोगों की भीड़ में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है, जैसा मैं आपको बता रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। सुशील मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और वो इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, वो इस हनुमान कथा का विरोध कर रहे हैं। और यह पूरी लड़ाई अब भगवानों पर केंद्रित हो गई है। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि 17 मई को उनकी हनुमान कथा समाप्त होगी, लेकिन वो तब तक बिहार आते रहेंगे जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता। लेकिन लालू यादव के पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में राम राज नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का राज है। और तेज प्रताप यादव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के लिए एक अलग संघ बना दिया है, जिसका नाम उन्होंने धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ रखा है। लेकिन इसके बावजूद पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में हर रोज लाखों लोग अब भी पहुंच रहे हैं।
उत्साह है मन में बागेश्वर धाम बाबे की गाड़ी है, बाबे को देखने के लिए चढ़े हुए हैं। एक झलक मिल जाए। मैं सुबह से आके वेट कर रही हूँ, लेकिन एक दर्शन नहीं मिला उनका। इतना लाखों लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन एक बार बस मिल जाए तो मतलब समझिए तर गए, जीवन धन्य हो गया। बाबा के दर्शन देख करके चले जाएंगे। नहीं, हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कथा हम लोग घर से ही सुनेंगे। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। हमारे पास है वाईफाई, फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे न कटा। इसीलिए पूछना वही जो तुम सुन पाओ। इफ्तार पार्टी में जाना होता तब तो घंटों घंटों बढ़ाते, ऊपर टोपी पहनते, पीछे चादर ओढ़ते। अरे भाई चादर ओढ़ हैं, सब कुछ करें, लेकिन सनातन का इसलिए अपमान कि सनातन वोट बैंक नहीं है। अगर ये भी वोट बैंक होता तो ये बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर, बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं किया गया मिलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, तो मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसे जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं देते। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में इतनी भीड़ का मतलब क्या है, आज हम इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। ये भी असल में हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश के हालात पर एक टिप्पणी है। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अगर किसी की आस्था है तो जरूर जाना चाहिए। अगर आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि वो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आपने अपना इतना लंबा समय नेताओं के चक्कर में बर्बाद कर दिया अपना जीवन, हर 5 साल में आप वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, तो फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास अगर आपको है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन जरा सोचिए, ये सारे जो लोग हैं इतने कष्ट उठाकर यहां बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं चारों तरफ से ना उम्मीद हो चुके हैं। अब इन्हें अपने जीवन को लेकर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, ये निराशा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो निराश हैं, ये चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और जब वो इस दरबार में आते हैं, ये दरबार एक लॉटरी की तरह है। अब आप देखिए, लॉटरी जब आप खरीदते हैं तो सबको पता होता है कि मुश्किल से 1% क्या, 1% का आधा % भी लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी लॉटरी निकले, लेकिन फिर भी लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं, क्योंकि उम्मीद सबको रहती है। और चाहे उस लाखों लोगों में से एक ही व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, फिर भी लाखों लोग अपना पैसा लगाते हैं और लॉटरी खरीदते हैं। इसलिए उसमें 2 चीज छुपी होती हैं लॉटरी में, एक उम्मीद छुपी होती है और दूसरा चमत्कार। उम्मीद इस बात की कि शायद मेरा नंबर लग जाए, और उम्मीद इस बात की कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भी यही होता है। लाखों लोगों की भीड़ है, वो किसी को भी सामने बुला लेते हैं और फिर उसकी पर्ची निकालते हैं और फिर उसको बताते हैं कि उसकी क्या समस्या है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, दुख है, और फिर वो उसको बताते हैं कि तुम्हारा ये दुख है और उसका ये समाधान है, और हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, अब तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति निराश होकर यहां आया होता है, वो उम्मीद से भर जाता है और वापस अपने उसी गांव में जाता है और फिर खुशी खुशी उसी सूखे हुए कुएं में नीचे उतरता है और फिर वहीं से एक लोटा पानी लेकर खुश रहता है, इस उम्मीद में कि अब मैं आशीर्वाद लेकर आया हूं और एक ना एक दिन मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन मैं भी स्विमिंग पूल वाले बंगले में रहने लगूंगा। तो ये वो लोग हैं जिनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे प्यार से 2 शब्द कोई नहीं कहता। अगर ये थाने में जाते हैं कोई जाने नहीं देता,
अगर किसी सरकारी अफसर से बात करने के लिए जाते हैं, सरकारी अफसर ठीक से बात नहीं करता, बदतमीजी करता है। और जब ये सारे लोग जिनका कोई महत्व नहीं है समाज में, उन्हें ऐसा लगता है, जब ये यहां कथा सुनते हैं, इस कथा में क्या है? ये कथा है जीत की, ये कथा है विजय की, ये कथा है संघर्ष की। और ये कथा होती है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आपका जो जीवन है, कथा में संघर्षमय जीवन है और आखिर में विजय आपकी होगी और आखिर में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए जो लाखों लोग हैं जो उम्मीद की तलाश में इस तरह दरबार में आते हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बाकी के जो लोग हैं, और मैं ये नहीं कह रहा एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में इस तरह के धर्मगुरु हैं जो लोगों को बुलाते हैं, उन्हें उम्मीद बंधाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक शब्द है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर तक आ जाते हैं। और आपने देखा होगा, आपके भी घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो भी अक्सर, उनके पास आपको देने के लिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब आप अपनी समस्या उनसे कहते हैं तो वो ये कहते हैं, आपकी माँ भी यही कहती होगी, पिता या जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आप ये सुनते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आपकी आधी चिंता तो वहीं समाप्त हो जाती है। तो ये जो सारे लोग हैं, ये असल में यही सुनने के लिए आए हैं कि चिंता मत करो, एक दिन आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि कर्नाटक में जनता ने अपना फैसला 13 मई को सुना दिया था। 13 मई को नतीजे आ गए थे चुनाव के, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है। और इसलिए आज हम इसी हाईकमांड वाले लोकतंत्र का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें पहली तस्वीर आज दोपहर की है, जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, और यह मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। और हमें सूत्रों से पता चला है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उस नेता का नाम बताया जिन्हें वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मर्जी क्या है, गांधी परिवार क्या चाहता है, ये उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बता दिया। और ये नाम है 75 वर्ष के सिद्धारमैया का। हो सकता है, लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सिद्धारमैया का नाम ही उन्हें बताया होगा। इसके बाद शाम 5 बजे कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, और यह मुलाकात आधे घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार सिद्धारमैया की वजह से गिर गई थी, तो यह बात कांग्रेस को भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा, 2019 के बाद उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया है, फिर से पूरे काडर को खड़ा किया है, इसलिए हाईकमांड को उन्हें ही कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और उन्हें इनाम देना चाहिए। तीसरा, कांग्रेस का हाईकमांड सिद्धारमैया को पहले भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना चुका है, यानी उन्हें इनाम पहले मिल चुका है, इसलिए अब सिद्धारमैया को दोबारा मौका क्यों मिलने। और चौथी बात यह कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब कर्नाटक में सबसे बुरा शासन था। ये तर्क हैं डी शिव कुमार के। तर्क इसलिए वो ये बता रहे हैं कि मुझे क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 36 घंटों में डी के शिव कुमार कई बार अपना बयान बदल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में चुनाव जीती है और सभी 135 विधायक उनके हैं। इसमें थोड़ा सा धमकी भरा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाला अंदाज था। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां के समान है और जो हाईकमांड कहेगा वो वही फैसला लेंगे। यहां पर वो थोड़े से नीचे झुके, हम्बल हो गए, और उन्होंने अपने जन्मदिन और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दिल्ली आने से भी इनकार कर दिया। तो वो कल उनका जन्मदिन था, वो दिल्ली नहीं आए और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। आज जब वो दिल्ली आने वाले थे तो इससे पहले उन्होंने एक और बयान दिया कि उनके इस्तीफे की खबरें गलत हैं और कांग्रेस के सभी 135 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके सगे भाई और कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सांसद डी के सुरेश पहले से ही दिल्ली आ गए थे, क्योंकि कल जब डी शिव कुमार नहीं आ पाए दिल्ली तो उन्होंने अपने भाई को भेज दिया अपना प्रतिनिधि बनाकर, और भाई ने कहा कि
कि जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव उनके भाई की अध्यक्षता में जीता है तो मुख्यमंत्री भी मेरे भाई को ही बनना चाहिए। Who said? No one imagined. You see all my records. Yeah. 3 months back I won record that my number is 136. Later it changed to 141. I have not changed. D.K. Shivkumar is the PCC president. As usual, the PCC president is the first choice. Now CLP leader is there, Mr. Siddaramaiah is there. Though they will take a call, Mallikarjun Kharge ji and Mr. Srimati Sonia Gandhi will take a call on that issue. 61 वर्ष के डीके शिवकुमार के बाद शाम करीब 6:20 पर सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला शायद ले चुका है, क्योंकि सिद्धारमैया ही उनकी पहली पसंद है। गांधी परिवार की पहली पसंद भी सिद्धारमैया ही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कल होने की संभावना है और अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। अब यहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी यह भी है कि इसी तरह वर्ष 2013 में भी जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीता था, उस समय भी कर्नाटक में ऐसी ही डबल इंजन वाली स्थिति थी। मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो डबल इंजन शब्द है, वैसे तो इसका प्रयोग बीजेपी करती है और बीजेपी अपने चुनाव में हर जगह प्रचार में कहती है कि हम आपके लिए डबल इंजन की सरकार लाएंगे, यानी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। यह है डबल इंजन की सरकार। लेकिन असल में कांग्रेस भी हर जगह डबल इंजन की ही सरकार ला रही है। डबल इंजन का मतलब हर राज्य में कांग्रेस के भी 2 ऐसे उम्मीदवार हैं, 2 ऐसे इंजन हैं जो राज्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो इंजन है ये एक दिशा में नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो कर्नाटक में भी इस समय कांग्रेस पार्टी के 2 इंजन हैं, एक है सिद्धारमैया और दूसरे हैं डीके शिवकुमार। तो दूसरे इंजन का जो है अब मैंने आपको बताया, एक सिद्धारमैया है और दूसरे डीके शिवकुमार हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे भी पिक्चर में थे और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन तब हाईकमांड ने उनकी जगह यह जिम्मेदारी सिद्धारमैया को सौंप दी थी। देखिए समय का जो चक्र होता है कैसे बदलता है। एक जमाने में खड़गे साहब खुद बनना चाहते थे 2013 में कि मुझे बना दिया जाए, लेकिन तब सिद्धारमैया को बना दिया और आज खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। आज वो खुद बैठकर ये तय कर रहे हैं कि सिद्धारमैया बनेंगे या नहीं। कर्नाटक में इस डबल इंजन वाली दुविधा के बीच अब एक तीसरा इंजन भी आ गया है और इस तीसरे इंजन का नाम है जी परमेश्वर। 71 साल के जी परमेश्वर को कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और अनुभवी नेताओं में माना जाता है और कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता भी वही है। कांग्रेस पार्टी ने जिन 5 लोकल गारंटीज को मुद्दा बनाकर यह चुनाव जीता, उन लोकल गारंटीज के चीफ आर्किटेक्ट जी परमेश्वर ही हैं और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें ही बनाया गया था। इसलिए अब उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अपनी पेश कर दी है। आज कर्नाटक के तुमकुरु में जी परमेश्वर के समर्थकों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने जी परमेश्वर को अब मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि जी परमेश्वर को भी गांधी परिवार का बहुत नजदीकी माना जाता है और उन्हें कांग्रेस पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। वो अब तक 6 बार विधायक बन चुके हैं और 2018 से 19 के बीच जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार थी, उसमें वो उप मुख्यमंत्री थे और वो 2 बार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए वो भी कर्नाटक में कांग्रेस की डबल इंजन वाली ट्रेन को डीरेल करने की स्थिति में है। हालांकि आज सवाल एक और भी है जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारे लोकतंत्र को लेकर है। लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली से होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि उस प्रजा के तंत्र को चलाता है। लेकिन भारत में इस लोकतंत्र के मायने बदल चुके हैं। भारत में लोग अब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते, बल्कि अब भारत में लोग यानी जो वोटर हैं वो हाई कमांड का चुनाव करते हैं। कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुना ताकि ये विधायक अपने एक नेता को चुनकर उसे मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन अब हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक नहीं कर रहे बल्कि हाई कमांड कर रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो कर्नाटक के लोगों ने जब वोट दिया है वो
हाई कमांड के लिए दिया है कि हमने ये हाई कमांड चुन लिया और ये हाई कमांड अब चुनेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके कैबिनेट में मंत्री कौन होंगे, ये भी हाई कमांड ही तय करेगा। यानी अब लोगों की एंट्री यहां से बंद है, लोगों का जितना काम होना था हो चुका। अब ये लोग, अब जो जनता है ये उसके हाथ से बाहर की बात है। जनता तय नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, दूसरी पार्टियां भी जब किसी राज्य में चुनाव लड़ती हैं तो ज्यादातर पार्टियां मुख्यमंत्री पद के चुनाव का ऐलान नहीं करती हैं और कहा जाता है कि आप उस पार्टी को बहुमत दीजिए और फिर उस पार्टी का हाईकमांड नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। और असल में ये लोकतंत्र जो है आधा अधूरा लोकतंत्र है। आज हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो पहले से बता देती हैं कि ये हमारा नेता है, अगर आपने हमें वोट दिया तो ये नेता मुख्यमंत्री बनेगा या ये नेता प्रधानमंत्री बनेगा। उदाहरण के लिए बीजेपी, अगर आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। आप वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब आप सोचिए, बीजेपी आपसे वोट ले ले और आपको यह ना बताए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और फिर बीजेपी का हाईकमांड बैठे एक बंद कमरे में और फिर तय करे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसका मतलब यह पार्शियल लोकतंत्र है। आपने अपना एमपी तो चुन लिया, लेकिन आपका एमपी प्रधानमंत्री नहीं चुन सकता, और यह सही लोकतंत्र शायद नहीं माना जाएगा। 1999 में, 2004 में, 2009 के आम चुनाव में भी जनता ने अपने नेताओं को अपना प्रतिनिधि चुना था, जिन्हें भी वो चाहते थे। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया, बल्कि यह फैसला राजनीतिक पार्टियों के हाई कमांड पर छोड़ दिया था। आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2004 में और 2009 में, मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाता, तब इस देश के लोगों को यह पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। असल में तब लोगों ने कांग्रेस को भी नहीं चुना था। लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया था वो विभाजित था। तो वोटर ने अपना वोट दिया सांसद को, सांसदों की संख्या बढ़ी, सांसद इकट्ठे हुए, चाहे कहीं से भी इकट्ठा किया, और फिर हाई कमांड बंद कमरे में बैठकर चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है और लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है, यह आप पाकिस्तान की स्थिति से आज समझ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों की मुश्किलें अब बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें हर समय एक ही बात का डर सता रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, बड़ी मनोरंजक तस्वीरें हैं और इस समय इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही है। यह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर की तस्वीर है, जहां इमरान खान के करीबी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद चौधरी कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने गए, उन्हें वहां इस्लामाबाद पुलिस और एंटी टेरर स्क्वाड की टीम दिखाई दी और वो समझ गए कि ये लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, और अपनी गिरफ्तारी के डर से वो गाड़ी से उतरकर भागने लगे और दौड़ते हुए कोर्ट के अंदर चले गए। ये देखिए, जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो गाड़ी से उतरे और भाग गए। हालांकि इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत दे दी थी और उन्हें रिहा भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकले, उन्हें डर था कि किसी अन्य मामले में पुलिस उन्हें फिर से पकड़ लेगी, और बचने के लिए वो पुलिस को देखकर भागने लगे। आप ये पूरा वीडियो देखिए, जिसमें फवाद चौधरी आपको ऐसे ही भागते नजर आएंगे। अब यहां बात सिर्फ फवाद चौधरी की नहीं है, खुद इमरान खान को भी ये बात पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसमें उनका जेल जाना अब तय है। और कल ही उन्होंने एक ट्वीट करके लोगों को इसके बारे में कुछ बताया है, और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। अपने ट्वीट में इमरान खान का इशारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ है, जिसमें वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने मिलकर ये साजिश रची है, जिसका नाम है लंदन प्लान। और इमरान खान कहते हैं कि उनके खिलाफ इस लंदन प्लान को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा।
सबसे पहले उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद इमरान खान को राजद्रोह के मामले में 10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। फिर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है उसे खत्म किया जाएगा और उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया जाएगा ताकि वो चुनाव भी ना लड़ सके। अगला पॉइंट बताने से पहले आपको यह बता दें कि जो पीटीआई जैसी पार्टियां होती हैं वो एक नेता पर केंद्रित होती है। इमरान खान इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और इस पार्टी में कोई सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप की है ही नहीं। इसलिए एक बार अगर इमरान खान को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया तो पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के बाद वहां कोई दूसरा नेता नहीं है। और जो नेता हैं भी, उन्हें अभी आपने देख लिया फवाद चौधरी कैसे भाग रहे थे। इतने डरपोक नेता अगर हैं तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान इस पार्टी में इमरान खान के बाद उसका क्या भविष्य होगा। इसलिए अगर इमरान खान कुछ वर्षों के लिए जेल में चले गए तो ये पार्टी की जो लीडरशिप है समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान के लोग अब इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसका विरोध ना करें, सड़कों पर ना उतरें, इसके लिए उन्हें अभी से पाकिस्तान की सेना डरा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है और मीडिया पर भी पाकिस्तान की सरकार ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, जिससे सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ कोई खबरें ना छपें और ना ही प्रसारित हों। यह इमरान खान का आरोप है। और आज भी इमरान खान ने एक वीडियो संदेश जारी किया और लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की। खास बात यह कि पिछले दिनों जिस तरह इमरान खान की अपील के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़क गई, उसके बाद इमरान खान ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कहा है। आप खुद सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये है वक्त अपनी आजादी लेने का। हकीकी आजादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। थोड़ी सी पुलिस है, 1000 है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है। जब अवाम ये फैसला कर ले कि हम ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम किन्हीं चोरों के नीचे गुलामी नहीं करेंगे, जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आजाद हो जाएंगे। आपने ये खौफ के बुत को तोड़ना है और जब भी अगली कॉल आए आपने पुरअमन तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हकूक, अपनी आजादी के लिए सड़कों पर निकला है। तो आपने देखा इमरान खान लोगों से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना ने फैसला किया है कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद जिन लोगों ने सेना के ठिकानों पर हमला किया था, हिंसा की थी, सेना के कमांडरों के घरों में आग लगा दी थी, लूटपाट की थी, अब उन सारे लोगों पर आर्मी एक्ट लगाया जाएगा। और आर्मी एक्ट वहां का सबसे सख्त कानून है। आर्मी एक्ट पाकिस्तान का ऐसा कड़ा कानून है, आमतौर पर यह सैन्य कर्मियों पर लागू होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब प्रांतीय सरकार मंजूरी दे तो इसे आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। और इसमें अगर किसी को सजा होती है तो इस सजा के खिलाफ सिर्फ आर्मी चीफ से ही अपील की जा सकती है और इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और फांसी की सजा भी हो सकती है और आप किसी देश की अदालत में अपील नहीं कर सकते। बहुत सख्त एक्ट है ये। यानी आप समझ लीजिए कि ये वहां की सेना का जब शासन आ जाता है तो ये एक्ट लगता है। सोचिए आज पाकिस्तान में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जहां उसकी सेना अब अपने ही देश की जनता के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार है और उसे सजा देने के लिए आर्मी एक्ट जैसे कानूनों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये आर्मी एक्ट अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत बुरी बात है। और अब आप समझ लीजिए कि वहां से लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। कल हम आपको यह बताएंगे कि इमरान खान इस बात से तो बड़ा चिंतित हैं कि बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने कुछ वर्ष पहले नवाज शरीफ के परिवार को जेल में डाला, उनकी बेटी को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को जेल में डाला, उनके परिवार को जेल में डाला। उस दिन इमरान खान ने यह नहीं सोचा था कि वो कैसी खूनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में यही होता है हर बार, जो नया नेता आता है, नया प्रधानमंत्री आता है, वो पुराने प्रधानमंत्री और उसके परिवार को जेल में डाल देता है। तो जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के परिवार के साथ किया, उनके परिवार की महिलाओं के साथ किया, उनकी बेटी के साथ किया, आज वही काम खुद इमरान खान के साथ हो रहा है और उनकी पत्नी के साथ भी हो रहा है। इसलिए इमरान खान आज किसी को दोष नहीं दे सकते। जो पौधे बहुत संभाल कर रखे जाते हैं वो कभी भी वृक्ष नहीं बन पाते।